क्योंकि सब सब राजा अपना अपना स्टेट बनाने में लगे रहते हैं कि हम तो आजाद नहीं होते। तो अपनी जो भारत की जो आजादी है ना, नरेश जी पानी बॉटल ही होगा, उसमें जो सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर जाता है ना पूरा कंबाइन करने का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी तो उन्होंने ही करी थी। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। और बाकी सबको आ रही है? मैं मान के चल रहा हूँ, नेहा, फाल्गुनी जी, पूजा जी, पूनम जी। हाँ जी सर, आ रही है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद नहीं करनी, लेकिन आपको बाय हार्ट वो ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे जब बचपन में आप पैदा होते हो तो उसके बाद आपका घर कहाँ पर है? मेरे साथ क्लास कर रहा है क्या? थोड़ी देर ले ले मेरे से। क्या हुआ? वेतन का ये कॉन्स्टिट्यूशन का सर। कि किसका माइक खुला है? लड़कियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आरजे जेलो सब में, और ज्यादा बंदी भी लड़कियां ही है। तो जो जनरल वाले लड़के हैं वो तो रिजर्वेशन में भी मरे और जेंडर में भी मरे हैं। सर तो हाँ, सर सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर बुक भी परचेज करनी पड़ेगी या जो आप करवा रहे हो और बेयर एक्ट वही सफिशिएंट है? तो मैं बताने वाला था आज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेरट। इसके अलावा एक बुक है जे एन पांडे। जे एन पांडे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जे एन पांडे इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, दोनों में आती है। तो आपके आरजेस हो या आपके जेलो हो, दोनों के पर्सपेक्टिव के लिए जे एन पांडे जो लेटेस्ट वाली है वो आप खरीद के उसमें से पढ़ना जरूर। ठीक है ना? क्योंकि देखो जेलों में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 65 टू 70% बेरक आती है। ठीक है? बाकी के 30% जो मार्क्स है वो आपको पांडे जी 2019 में कही थी, तो हाँ वैसे काम तो आ ही जाएगी। अब कुछ कुछ लेटेस्ट केस है जो बाद में हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के और बहुत सारी चीजों के, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। सर पीएम बख्शी बुक सही है? पीएम बख्शी बुक एक्चुअली में क्या है, बुक तो सही है लेकिन वो थोड़ी सी समराइज्ड बुक है। मतलब ज्यादा डिटेल्स पीएम बख्शी को देखो मैं तो रिकमेंड कम ही करता हूँ। अगर जो अच्छी बुक है इजी लैंग्वेज के अंदर तो मुझे तो जेल पांडे ठीक लगती है। पीएम बख्शी क्या है, छोटी सी बुक है और बहुत जल्दी जल्दी में और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में उसमें दे रखा होता है सारी चीजें। तो कोई खास ज्यादा ना तो पढ़ने में मजा आता है और ना ही कोई जल्द से ग्रैब हो पाती है उसकी चीज। बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो, है ना? हमको तो कॉलेज में एमपी जन से पढ़ाई थी। कि सबसे अच्छी लैंग्वेज जो किसी कॉन्स्टी की बुक में है ना तो वो एमपी जन में ही है। जिसने एमपी जन पढ़ी हुई है ना मतलब उसको पूरी कॉन्स्टी याद है। अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं की, उसके साइलेंट फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें क्या क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपन
कल से बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टी में ऐसा है क्या कि अपन को इसको बनाने की जरूरत पड़ गई? क्या क्या चीजें हैं जो दुनिया से अलग है, क्या क्या चीजें हैं जो दुनिया से कॉपी पेस्ट है? ठीक है, तो अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है? पहला, लेंथीएस्ट है ना, अपने भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अपने भारत के जितना कहीं संविधान नहीं है किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे। इसका एक कारण ये भी था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इससे इंस्पिरेशन बहुत ले रखी, इसलिए भी बड़ा हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, सपोज करो आप इंटरव्यू में बैठे हुए और आपसे पूछ ले कि सब कुछ चीजें भारत के संविधान में डाल दी, एक्स वाई जेड, इतनी कहाँ आवश्यकता थी, कुछ काम को वोट के लिए भी छोड़ देते, कन्वेंशन भी थे, ऐसा क्या था कि संविधान को इतना बड़ा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के पास? तो जवाब क्या होगा? ऑनलाइन में भी कोई अगर चौका छक्का मारना चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है। सर मीडियम का ध्यान रखना बस हमारे। क्या? सर हमारे मीडियम का ध्यान रखना सर, हम हिंदी मीडियम के हैं। हाँ हाँ, हिंदी का ही। अभी तो मैं सर हिंदी भी बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर। इसका जवाब तो दो। अजीत जी कहाँ गए? हाँ सर। तो क्या जवाब है जो मैंने क्वेश्चन पूछा अभी? किसका सर? मैंने अभी एक सवाल पूछा कि अपने भारत का जो संविधान है वो इतना बड़ा क्यों बनाया, उसमें हर चीज, मतलब चाहे आपके पार्लियामेंट के बात हो, या आपके विधानसभा की बात हो, या आपके इलेक्शन की बात हो, लोगों के मौलिक अधिकारों की बात हो, या फिर किसी भी चीज के आईएएस आईपीएस उनकी पोस्ट की बात हो, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लेंदी संविधान बनाना पड़ गया? क्योंकि सर भारत जनसंख्या में भी सर बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक स्थितियां की अलग है सर, मतलब भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए इतनी बड़ी जनता के लिए मतलब सर एक मतलब वो बनाई पड़ती नियम कायदे सर, उसके लिए इतना बड़ा विशाल संविधान बनाना पड़ा सर, क्योंकि भारत देश भी इतना ही बड़ा है, रीति बिल्कुल रिवाज कायदे विविधता का देश है सर, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट आंसर। अपने भारत देश में भाषाएं कितनी है? सर 22। 22 भाषाएं तो अपने शेड्यूल के अंदर है, उसके अलावा भी तो कितनी भाषाएं हैं जो शामिल नहीं है? अपने भारत के अंदर रिलीजन कितने हैं? अपने भारत के अंदर कास्ट कितने हैं? अपने भारत के अंदर रेस कितनी है? तो अगर बड़ा संविधान नहीं बनाते तो अपने राजनेताओं तो भारत को बेच बाच के नक्की कर देते। तो संविधान इसलिए बनाया कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर के लोग हैं, सबके लिए एकमात्र कानून अपना है उसको। सबके हितों का ध्यान रखते, सबके हितों का ध्यान रखते हुए, और जैसा कि अजीत जी ने बताया कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उन सबको एक ही छत के नीचे रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही सोच लिया था कि हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो क्या है, भाषा एक ही होती है, अगर कोई स्पेनिश कंट्री है तो स्पेनिश ही भाषा है, यूएस है तो इंग्लिश ही भाषा है। अपने भारत में तो अगर आप हर 50 किलोमीटर दूर भी जाओगे, मारवाड़ी में भी 150 तरीके की भाषा है। जयपुर की अलग है, झालावाड़ की अलग है, जैसलमेर की अलग है, उदयपुर की अलग है। तो उन सब चीजों को, हितों को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का। यूएस के संविधान में मेरे को कंफर्म याद नहीं है, शायद मुश्किल से 10 आर्टिकल है। हाँ, 7 से 10 के बीच में आर्टिकल है। यूके का संविधान लिखा हुआ तक नहीं है। ठीक है, बाकी देशों में भी ऐसे ही हाल है। सब कुछ अपने भारत का संविधान ही है, मतलब भारत ही है, मतलब संविधान इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो पहला फीचर तो ये है कि लेंथीएस्ट संविधान है ये पूरे वर्ल्ड का। दूसरा, संविधान के प्रकार
कितने आर्टिकल है अपने संविधान में, कितने पार्ट्स के अंदर, और शेड्यूल कितने हैं? सर 395 ज्यादा हो गए सर अब। एक बार बताओ देख के यार, मेरे को भी कंफर्म नहीं। सर क्या बोलते, बुक नहीं है सर हमारे पास में सर, ज्यादा है शायद सर, 400 से ज्यादा है सर, 425। 800 के ऊपर है। लास्ट नंबर 395 देखो, अगर आपको सर टोटल नंबर चेंज नहीं हुआ, नंबर 395 ही माने जाए। नंबर तो 444 है, अगर आप 21A और इन सबको भी काउंट करोगे तो। लेकिन जो आपके इंडेक्स में जो आपके आर्टिकल मेंशन है ना, वो इतने ही, और टोटल ये है। तो ये लिख लो, 395 तो आर्टिकल है, 22 पार्ट है, और 12 शेड्यूल है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने हैं आर्टिकल, और उसमें आपको ऑप्शन दे दे 444, 395, 403, 410 टोटल। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाए कि आजादी के टाइम पे कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे, तब क्या लोगों को? सर 395 ही थे सर, शेड्यूल 8 थी। परफेक्ट। 395 आर्टिकल ही थे 1950 में भी, बस शेड्यूल 8 थे। रिजिड का हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? कठोर। कठोर। लचीला, सर लचीला कठोर लचीला है। सर, लचीला। फ्लेक्सिबल है ना। अब अपना भारत का जो संविधान है वो कठोर है कि लचीला है? अब देखो, कई कंट्रियों में जो संविधान होता है बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही कठोर होता है, आप किसी भी प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। और कई जगह पे संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही लचीला टाइप में होता है कि अगर आपका क्या बोलते हैं पार्लियामेंट चाहे या आपके जो भी मिनिस्टर्स चाहे तो वो संविधान को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर अगर आपने देखा हो तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, वो आजीवन राष्ट्रपति रहने वाले हैं कि उन्होंने कानून को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया, कोई चेक करने वाला नहीं है वहां पे। पुतिन का है तो ऐसा, लेकिन हाँ वैसे उसका भी ऑलमोस्ट वही है। मतलब सबको पता है कि दिखाने में तो ये है, लेकिन खुद ही के लॉज बना रखे हैं, खुद ही का सब कुछ कर रखा है। अपना संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों है। अगर कोई सिंपल ऑर्डिनेंस पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, अगर कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करना है तो 368 में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर कोई बहुत ही खतरनाक चीज है तो वो इजीली पास नहीं हो सकती अपने भारत। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो अपना संविधान है वो कठोर है कि आपके लचीला है, तो आंसर होगा बोथ। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल, अपना जो भारत है संविधान के अकॉर्डिंग में फेडरल यानी संघीय है या यूनिटरी या फिर एकात्मक है? सर परिसंघात्मक है सर, परिसंघात्मक।
परिसंघात्मक कैसे? फेडरल क्या होता है? सर संघात्मक, संघीय, मतलब जहाँ पर मतलब सबको बराबर की शक्तियां प्राप्त है, केंद्र को राज्य को दोनों को शक्तियों का विभाजन बराबर मात्रा में है। तो आपके कहने के हिसाब से शक्तियां बराबर प्रदान है, केंद्र को राज्य को, और दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं पे भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र कभी कभी राज्य के ऊपर बैठ जाए या राज्य कभी कभी केंद्र के ऊपर बैठ जाए, ऐसा है क्या? सर है सर, क्योंकि सर केंद्र का कानून ज्यादा शक्तिशाली होता है राज्य से। तो फिर वो फेडरल तो हुआ ही नहीं। फेडरल के अंदर तो यस ये है सर। कि अब बराबर की शक्तियां बांटी हुई है, ना तो बोझ के घर पे ना बोझ के घर पे। सर और इसीलिए परिसंघ है। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं फेडरल की, कि फेडरल क्या होती है। किसी भी देश को फेडरल बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, याद रखना, ठीक है? अगर किसी देश में 3 चीजें हैं, पहली, तो फेडरलिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। जो भी शक्तियां हैं वो आपस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से डिवाइडेड है कि सेंटर के पास सेंटर की शक्तियां हैं और राज्यों के पास राज्य की शक्तियां हैं, और वो दोनों अपने अपनी बाउंड्री के अंदर काम कर सके, ठीक है? कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं आता, दोनों अपने तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी देश में अगर लिखा हुआ संविधान है तो उसको अपन कहते हैं कि फेडरल कंट्री है। तीसरा, किसी भी देश में अगर जुडिशियल सुप्रीमेसी है और जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की अगर देख दखल है काम करने के तरीकों को लेकर कि ये सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कानून सही लाई है नहीं लाई है, तो अपन इन तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब अपन बोलते हैं कि जो देश है कि भाई साहब फेडरल है, ठीक है? अब फेडरल कंट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, आपको पता है यूएसए के अंदर 50 के आसपास स्टेट्स है, ठीक है? एक तो यूएसए पूरा है, इसके अलावा इसके 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्सों के अपने अपने संविधान हैं और एक संविधान यूएस का है। वहां पे सिटीजनशिप भी 2 है, ड्यूल है। मतलब अगर कोई किसी भी स्टेट का नाम बोलो यूएस के, मिशिगन, हवाई ले लो, तो अगर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अपन को पहले राजस्थान की सिटीजनशिप चाहिए, फिर भारत की सिटीजनशिप चाहिए। सेम टू सेम अपना यूएस में, ठीक है? तो यूएस जो है वो प्योरली फेडरल है, प्योरली संघीय देश है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। वहां पे जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट्स की इंटरनल पॉलिसीज में ना दखल दे सकता है, ना वो फालतू में अपना दिमाग लगा सकता है, ठीक है? और यूएस के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यूएस के अंदर जुडिशियल रिव्यू का भी राइट है, ठीक है? अभी यूएस के अंदर एक रिसेंटली एक नया जजमेंट आया था, इसको लेके आया था यार, बहुत ही शानदार। नहीं, रिजर्वेशन खत्म कर दिया वहां पे ब्लैक्स का। हाँ, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कराया वो रिजर्वेशन। तो ये बहुत बड़ी चीज है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने करी है, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज की डेट। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां के जितने भी अश्वेत लोग हैं, ब्लैक वाले लोग हैं, उनको रिजर्वेशन को एंड कर दिया और उनको बोलते हैं कि अब आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हो जहाँ पे अब आपको स्पेशल स्टेटस देने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम अब आपको बराबर का अधिकार दे रहे हैं, समझ लो, ठीक है? तो फेडरल समझ में आ गया क्या? अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। यस सर।
ठीक है। तो भारत के अंदर सारी क्वालिटी है एक फेडरल कंट्री की। अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, रिटर्न वाला। अपने पास जुडिशरी भी है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी है कि भाई हमने हमारे संविधान में बता रखा है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला हो वो सेंटर देखेगी, जो भी लोकल वाला मामला हो वो स्टेट देखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, अपने भारत के अंदर कितने लेवल की गवर्नमेंट है? मतलब 2 टायर गवर्नमेंट है या 3 टायर है या 4 टायर है? कितनी प्रकार की सरकारें हैं भारत के? 3 टायर 3 3। यस सर। एक तो हो गया आपका केंद्र, एक हो गया आपका राज्य, तीसरा कौन है? लोकल सेल्फ डेवलपमेंट। तो अगर कहीं पे भी कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई भारत के अंदर कितनी प्रकार की सरकारें चलती है, तो मुंह से सटीक जवाब आना चाहिए कि भाई 3 तरीके की सरकारें चलती है। एक तो अपने केंद्र में चल रही है, एक अपने राज्य में चल रही है, और एक जो कोऑपरेटिव और जो पंचायती राज वाली म्यूनिसिपैलिटी वाली जो सरकारें हैं ये अलग चल रही है। तो अपने भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, अपने पास भाई साहब लिखा हुआ संविधान भी है, अपने यहाँ पे कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, अपने यहाँ पे एक तरीके से रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी है कि आप संविधान को जल्दी से बदल नहीं सकते, लेकिन आप फ्लेक्सिबल भी हो कि आप संविधान को अगर चाहो, मेजोरिटी आपके पास है तो आप बदल सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें देखे जाए तो अपन ये मान के चलेंगे कि हमारा जो संविधान है, जो भारत देश है, वो फेडरल कंट्री है प्योर प्योर, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यूनिटरी कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पावर एक ही आदमी के पास रहती है, सेंटर, ठीक है, और जितने भी नीचे वाले लोग हैं उनको उस ऊपर वाले लोगों की मेहरबानी पे निर्भर रहना पड़ता है। तो सारी पावर किसके पास गई? सिंगल पावर, ठीक है। अब यूनिटरी देश का एग्जांपल बता सकते हैं कोई? यूके में आज भी राजा है, और यूके में संविधान नहीं चलता, यूके में पार्लियामेंट चलती है। यूके की जो गवर्नमेंट है ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। राजा ने जो बोल दिया वही काम होता है। प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते क्योंकि संविधान तो है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी है। डिक्टेटरशिप तो तब होती है जब कोर्ट वोट अपने घर चलो। नहीं, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री है, आर्मी भी है, वो वाली संविधान तो बने हुए हैं, लेकिन आजादी के टाइम से जो सुप्रीमेसी है ना आर्मी की, वो ज्यादा बना रखी जा रही है। बाकी उनके इलेक्शन होते हैं, उनका संविधान है, उनकी भी कोर्टें चल रही है, सारे काम अपने तरीके से हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस और आर्म रेबेलियन कुछ ज्यादा ही रहता है, तो आर्मी का जितना प्रेशर रहता है ना गवर्नमेंट पे, वो इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेशर है। और अभी आप देख लेना, जैसे ये नवाज शरीफ के हिसाब से चल रहा है ना, तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 साल में आर्मी का धीरे धीरे प्रेशर भी कम हो ही जाएगा। इमरान खान, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका यूके है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करती है? अपने भारत में भी है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे? चलो एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया आपने? इमरजेंसी। 352, 356 और 360, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है अपने। और इमरजेंसी के टाइम पे जो माए बाप हो जाता है वो हमारे हो जाते हैं केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार चाहे जो कानून पास कर सकती है, केंद्र सरकार चाहे जो चीज स्टेट के अंदर कर सकती है, राज्य सरकार की मौजूदगी, राज्य सरकार की पावर्स गवर्नमेंट ही नहीं बसती, तो केंद्र चाहेगा वो ही होगा। ये फेडरल का एग्जांपल तो नहीं हो सकता। ये एग्जांपल किसका है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर साहब को अगर देखा जाए, राज्यपाल कहने के लिए तो वो स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन क्या स्टेट के लिए काम करते हैं? देखो, अपने देश के अंदर जो गवर्नर है, राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है, वो है तो रबर स्टैंप। और जिन राजनेताओं को, और ये पोस्ट उन्हीं राजनेताओं को मिलती है जिन्होंने पूरी जिंदगी पार्टी को समर्पित करी है। ये अवार्ड है कि अब गवर्नर बन जाओ आप किसी प्रदेश के, काम तो कुछ होता है नहीं, आपको बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, बढ़िया आपको पोस्ट मिलती है, सिक्योरिटी, घर वर सब कुछ मिलता है और जिंदगी भर आपको बढ़िया पैसा मिलता रहता है। लेकिन गवर्नर की अगर अपन लॉ के टर्म्स में बात करें तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना किसी भी स्टेट का, है भाई, स्टेट का मालिक है, लेकिन बनाता कौन है इसको? ठीक है। अब अगर सपोज करो किसी भी स्टेट ने कोई भी कानून पास किया, तो साइन होने किसके पास जाएगा? गवर्नर साहब के पास। अब गवर्नर साहब को वो कानून पसंद ही नहीं आया तो मर्जी है कि साइन कर देंगे? नहीं करेंगे। गवर्नर साहब है वो भी नहीं तो काम मिलता है करने के उनको, साइन वाइन करने के, बाकी तो क्या काम है? बाकी तो जितने भी कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह होते हैं, वहां जाकर डिग्रियां तो बांटनी होती है और कोई काम करना होता है। तो गवर्नर साहब को अगर कानून पसंद नहीं आया और सेंटर ने अगर बोल दिया कि गवर्नर साहब साइन तो नहीं करोगे, हमारे पास भेजो पहले, हम देखेंगे पहले, तो गवर्नर साहब ये थोड़ा है कि सेंटर की बात नहीं मानेंगे, सेंटर के पास भेज सकते हैं ना उस कानून को। तो सेंटर अगर चाहे तो उनको बोल सकता है कि ठीक है साइन कर दो। तो अभी फेडरल का एग्जाम्पल तो नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा आपके सेंटर का इंटरफेरेंस है। तो रेवेन्यू नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। हमारे भारत देश में आज भी हर राज्य को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है फंड्स के लिए, कि जब तक केंद्र फंड रिलीज नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे। कभी कभी आपने अशोक गहलोत को भी बोलते हुए सुना होगा कि केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं छूट रहा। जीएसटी के अंदर तो सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने, केंद्र का पैसा केंद्र में, राज्य के पैसा राज्य में, लेकिन वो भी रिलीज केंद्र ही करता है। ठीक है, तो लगती है ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन एक राज्य को, चाहे उसके राज्य में बाढ़ है, चाहे उसके राज्य में कोई स्कीम हो, अगर मुख्यमंत्री भी अगर कोई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र से ही आएगा। कुछ कुछ रेवेन्यू तो राज्य में डायरेक्टली मिलता है, जैसे लिकर का हो गया, शराब वराब का, कुछ स्टेट टैक्सेस हो गए, वो सारा रेवेन्यू राज्य का ही है। लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है ना स्कीम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का और बाकी सारी चीजें करने का, वो सारी की सारी निर्भरता रहती है केंद्र के ऊपर। तो जब राज्य को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है तो अपन उस राज्य को पेट्रोल तो भूल नहीं सकते। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब आपके संविधान का जो अनुच्छेद 249 है, क्या बोलता है वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, अगर उसको लगता है कि ये कोई ऐसा कानून हमें राज्य के अंदर बनाना बहुत जरूरी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो पार्लियामेंट अपनी उस राज्य के अंदर उस राज्य का कानून भी बना सकती है खुद। ठीक है, या सपोज करो दो राज्यों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जैसे कावेरी का डिस्प्यूट चल रहा है आपके तमिलनाडु और केरला के अंदर,
अब वैसे तो वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं एडजुडिकेशन के लिए कि आप सुलझाओ हमारा मैटर क्या है, क्योंकि संविधान में पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है किसी भी दो राज्य के बीच में अगर कोई भी झगड़ा वगड़ा कुछ भी होता है तो। लेकिन सपोज करो फ्यूचर में आके अगर दोनों राज्य अगर केंद्र के पास पहुंच जाए कि आप अपने पार्लियामेंट में कानून पास करो हमारी इस नदी के पानी को लेके, और दोनों राज्य इसमें सहमत हो, तो केंद्र भी चाहे तो वो कानून बना के दोनों पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर दो कानून बने हुए हैं, केंद्र के और राज्य के, और उन दोनों के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो कौन सा कानून जीतेगा? केंद्र वाला कानून जीतेगा। तो कहीं पे भी हो कहानी घूम फिर के एक ही जगह पे आती है कि केंद्र ने जो कर दिया वो बेस्ट है। वो सारी क्वालिटी कहाँ जा रही है? यूनिटरी में। और क्या है इसमें? बस यही है, इसमें एक और लिख लो कि अपने पार्लियामेंट के पास नए राज्य बनाने की भी शक्ति है। इस देश में राज्य 29 होंगे या 32, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र। ठीक है, किसी राज्य की अगर सीमा को छोटी करना है तो कौन करेगा? केंद्र सरकार। किसी राज्य की सीमा को अगर बढ़ाना है कौन करेगा? केंद्र सरकार। किसी राज्य को दो टुकड़ों में बांटना है, तेलंगाना बटा आंध्र प्रदेश से, किसने करा? केंद्र सरकार। ये बात अलग है कि अगर केंद्र सरकार ये काम कर भी रही है तो भी उसको 368 के अंदर स्पेशल रेटिफिकेशन चाहिए होता है 2/3 ऑफ द राज्यों से। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली काम करा किसने? आज अगर बीजेपी चाहे, बीजेपी की सरकार बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है, मेजोरिटी तो आराम से कबाड़ ही लेगी वो, पार्लियामेंट के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी। वो अगर चाहे तो यूपी के टुकड़े नहीं कर सकती, आराम से कर सकती। ठीक है, अल्टीमेटली पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो सवाल ये आया कि अपने देश के अंदर फेडरल के भी बहुत सारी चीजें हैं और यूनिटरी की भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम माने क्या कि ये केंद्र मतलब ये फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री है? तो एक आदमी का नाम याद रख लो, तो एग्जाम में उसका नाम पूछा जाता है, प्रोफेसर WHEARE। इन भाई साहब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक टर्म दिया, अर्ध या अल्पसंघवाद। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत कौन सा फेडरल देश है, वो तो हमें पता है, लेकिन दिया किसने? प्रोफेसर बियर। अब आ जाओ नेक्स्ट अपने फीचर्स पे। अरे ऑनलाइन क्लियर है ना यहाँ तक तो? भैया कोई भी डाउट हो, हाँ जी सर। कोई भी डाउट हो हाथों हाथ पूछ लेना। वैसे मैं बाद में भी बता दूंगा, लेकिन अभी पूछोगे तो तुम्हारे दिमाग में सही घुस जाएगा। कल को अधिकारी बन के बदला मत ले लेना कि आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं था। हाँ,
पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने भारत में कौन सी चलती है? प्रेसिडेंसी कहाँ चलती है? चलो आपको एक और चीज बताता हूँ मैं। यूएस अपने भारत के अंदर अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है उसको जहाँ तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। अगर इलेक्शन हार जाए कोई मिनिस्टर और उसके बाद भी अगर मिनिस्टर बना दिया जाए तो अपने संविधान में कंपलसरी है कि पोस्ट संभालने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से तो मेंबर होना ही चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा से हो तो लोकसभा से हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर चुनाव हार जाते हैं, जैसे अरुण जेटली शायद हार गए थे एमपी का इलेक्शन, ठीक है, तो उनको राज्यसभा से मेंबर बनाया था पंजाब से मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। मनमोहन सिंह जी भी आसाम से थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी आसाम से थे, ठीक है। अभी आपके वो कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो भी अभी कौन से स्टेट से अभी नामांकन भरा है, उन्होंने यूपी से भरा है, कहाँ से भरा है, कहीं ना कहीं से उन्होंने भरा है भी नामांकन। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर भारत के अंदर किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनना है तो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, एक संविधान के अंदर पूरा प्रोसेस दे रखा है आपको, भैया या तो इलेक्शन जीतो किसी भी सभा से, अगर इलेक्शन नहीं जीत पाए तो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सभा से नॉमिनेट होके आप आ जाओ, तभी आप मिनिस्टर हो सकते हो, तो नहीं हो सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं राष्ट्रपति हूँ और आप मेरे बचपन के दोस्त हो तो आप क्या मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनोगे? अगर आपने बोल दिया हाँ मैं बन जाऊंगा तो आप मेरे एडवाइजर बनाया था। अगर मैंने किसी भी चलते फिरते को बोल दिया कि क्या आप मेरे हाउस ऑफ स्टाफ जो चीफ हाउस ऑफ स्टाफ है वो बनोगे, उसने बोल दिया हाँ बनूंगा, तो बन सकता है। कहने का पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको किसी असेंबली जैसे उनके हाउस ऑफ कॉमन्स है और जो भी उनके हाउस है वहां पे आपको सेनेट में अगर आपको मेंबर बन के आना पड़े, कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे जिसको मेंबर बना सकता है, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तो आपको पता है कि रिपब्लिकनेस तो होनी चाहिए, देश गणतंत्र तो रहना चाहिए जहाँ पे लोग बाग वोट भी कर सके, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक पार्लियामेंट होती है जो आपके सारे कानून बनाती है, सब कुछ काम होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर एक ही आदमी के हाथ में रहती है, जो प्रेसिडेंट होता है उसी के पास सारे अधिकार है हर कानून को, हर चीजें बनाने का। तो कभी कभी आपने यूएस प्रेसिडेंट की अगर फोटो देखी हो ट्विटर पे या किसी भी चीज पे, तो कोई भी कानून बनता है तो भाई साहब वो खुद ही अपने ओवल ऑफिस साइन करते हैं कि मैंने ये कानून बना दिया, ठीक है। तो अपने संविधान का ये भी एक फीचर है कि अपनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट तो है जो आपका एग्जीक्यूटिव हेड भी है, जो आपकी आर्म फोर्सेस का भी हेड है, लेकिन एक रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है, उसको कैबिनेट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस में, लोकसभा के अंदर, और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के लिए, जहां से पूरा पूरा देश चलता है लोगों के हित के लिए, ठीक है, क्लियर है।